दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट 6 मौत का खेल। दोस्तों ये पार्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा सुनने में, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है और बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। आप लोग को पता है कि लास्ट पार्ट में कितना मज़ा आता है, तो दोस्तों लास्ट पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। तो दोस्तों चलिए इस लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। मौत का खेल पार्ट 6। पंडित जी बोलने लगता हाँ ये तुम्हें दिखाई दे रहा हवन कुंड, उस हवन कुंड से आग निकाल कर यहाँ पर बिछाया जाएगा। उस आग पर चलते हुए नदी में उतरना है। जब आप नदी में उतरोगे तो एक दिव्य कमल नदी के अंदर से बाहर आएगा। इससे आगे की प्रक्रिया नदी में उतरने के बाद बताऊंगा। और उधर सूरज ठीक है बोलने लगता है हम चलते हैं, चलिए प्रधान जी। सूरज और प्रधान जी गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। और उधर राजस बोलने लगता है पंडित जी कृपा कुछ क्षण हमें विचार कर दो, फिर हम आपके पास आकर अपना विचार बताएंगे। पंडित जी बोलने लगता ठीक है मैं प्रतीक्षा करूंगा, पर जल्दी अपना विचार बताना। प्रतिज्ञा बोलते ठीक है पंडित जी। और इधर पंधार जी और सूरज गाड़ी में बैठकर तेजी से आ रहे थे। सूरज बोलने लगता उम्मीद है कि प्रतिज्ञा और राजेश ने पवित्र जल प्राप्त कर लिया होगा। प्रधान जी बोलते हाँ मैं भी यही उलझन में हूँ कि पवित्र जल मिला होगा कि नहीं। कुछ देर बाद सूरज और प्रधान जी मंदिर पहुंचे और वो दोनों प्रतिज्ञा और राकेश के पास गए। उसके बाद सूरज बोलने लगता राजेश प्रतिज्ञा तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें पवित्र जल प्राप्त हो गया क्या? राजेश बोलने लगता है नहीं पवित्र जल प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान जी बोलने लगता है पर क्यों नहीं पवित्र जल प्राप्त हुआ तुम दोनों को? प्रतिज्ञा बोलने लगते वो पंडित जी ने बताया कि पवित्र जल प्राप्त करने के लिए अग्नि परीक्षा देना होगा। सूरज बोलने लगता अग्नि परीक्षा, पर कैसी अग्नि परीक्षा? राजेश बोलने लगता वो हवन कुंड से आग निकाल कर यहाँ पर बिछाया जाएगा, उस पर चलते हुए हमें पानी से उतरना है, फिर एक दिव्य कमल बाहर आएगा। इससे आगे की प्रक्रिया पंडित जी ने बताया। प्रधान जी बोलने लगता बिना पवित्र जल के हमें रूह से मुक्ति नहीं पा सकते, और अगर हिम्मत करके पवित्र जल प्राप्त कर लिया तो अपाहिज मतलब लंगड़ा हो जाएंगे, अब क्या करें? तभी प्रतिज्ञा बोलने लगती है अब सोचने का समय नहीं है। मैं प्रतिज्ञा आज ये प्रतिज्ञा करते हुए कुछ भी हो जाए मैं पवित्र जल प्राप्त करूंगा और मैं अपने दोस्त को वापस जीवित करूंगी। सूरज बोलने लगता प्रतिज्ञा को क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम उस जलती हुई अंगारों पर चलोगे? तुम्हारे पैर चल जाएंगे, तुम्हारे पैर किसी काम के नहीं रहेंगे, मौत तुम्हारी मौत होने को भी संभावना है। प्रतिज्ञा बोलने लगती ये सब कहने का समय नहीं है, भले हो मेरी मौत भी हो जाए पर मैं अपने दोस्त को बचा के रहूंगी पंडित जी। प्रतिज्ञा बोलती मैं अपने अग्नि परीक्षा दूंगी, आप उसकी तैयारी करवाए। पंडित जी बोलने लगता ठीक है मैं अभी सारी तैयारी करवाता हूँ। राजेश बोलने लगता प्रतिज्ञा तुम अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो, अंगारों पर चलना इतना आसान नहीं होता, और किसी प्रतिज्ञा है कि तुम अपने दोस्त को जान बचाने के लिए अंगारों पर चलोगी, इससे तो दोस्तों की जान बचाने का कम और तुम्हारा मौत होने का ज्यादा संभावना है। प्रतिज्ञा बोलने लगती देखो दोस्त अभी कुछ सोचने समझने के लिए बचा नहीं है, अगर हम अपने दोस्त को बचाना है तो थोड़ा तो खतरा उठाना पड़ेगा, और ना अगर तुम लोग इस अंगार पर चलने में मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम लोग मुझे रोको भी मत, क्योंकि मैंने मन से नहीं दिल से फैसला किया अंगारों पर चलने का। पंडित जी बोलने लगता बेटी सब तैयार है यहाँ पर आ जाओ। प्रतिज्ञा बोलती है जी पंडित जी। प्रतिज्ञा पंडित जी के पास गई और उसके बाद पंडित जी ने बोला बेटी ईश्वर ने चाहा तो तुम ये परीक्षा जरूर पार करोगे, हाथ में ये जल लो। प्रतिज्ञा हाथ में जल लेती है। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं बेटी अब तुम मैं जो मंत्र बताऊंगा वो बोलकर तुम्हें इस बिछाओ आग पर जल डालकर आगे बढ़ना। प्रतिज्ञा बोलती है ठीक है पंडित जी। पंडित जी बोलने लगते हैं ओ अग्नि जल प्रदानम नमस्तुते स्वाहा, इतना बोलकर जल प्रदान कर दो। सूरज बोलने लगता प्रतिज्ञा एक बार सोच लो तुम आग पर मत चलो। प्रतिज्ञा बोलने लगते वैसे तो मैं अपनी जान को दाव पर लगाकर अनीता राजू प्रिय की जान नहीं बचाती, पर जब मैं तुम लोगों से मिली तो मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती क्या होती है, असली दोस्ती क्या होती है। जीवन की हर एक घड़ी में तुम लोगों ने मेरी मदद की, मेरे साथ निभाया, तो जब आज मेरा साथ निभाने की बारी आई तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? कैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मेरा साथ हर पल दिया उन्होंने खो जाऊं? मेरी जान भी चल जाए पर मैं अपने दोस्तों को बचा कर रहूंगा और तुम लोग मुझे नहीं रोकोगे। राजेश बोलने लगता प्रतिज्ञा तुमने जो भी अभी कहा उसमें से सहमत हूँ, मानता हूँ, और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस इस बार से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम कामयाब हो। उसके बाद राजेश मंदिर के अंदर चले जाता और इधर प्रतिज्ञा पंडित जी के बताए अनुसार सारे प्रक्रिया पूरी कर जलते हुए अंगारों पर चलने होती। तभी प्रधान जी बोलते हैं मुझसे प्रतिज्ञा को अंगारों पर चलते हुए नहीं देखा जाएगा, मैं इधर से जा रहा हूँ। प्रधान जी वहाँ से चले गए और मंदिर से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। सच बोलने लगता पंडित जी क्या कोई और उपाय नहीं है वो दिव्य कमल पाने का? पंडित जी बोलने लगते नहीं और कोई उपाय नहीं है। सूरज बोलने लगता प्रतिज्ञा अपना ख्याल रखना। प्रतिज्ञा बोलने लगती है
तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोस्तों को बचा कर रहूंगी। नदी के सीढ़ियों पर बिछाए गए जलते हुए अंगारों पर पत्तिका ने अपना पहला कदम रखा। उसके पैर चलने लगे। दर्द असहनीय था और पत्तिका ने हिम्मत दिखाई और चलते हुए अंगारों पर चलना शुरू किया। कोई आम लोगों के लिए अंगारों पर चलना तो क्या, अंगारे देखना भी मुश्किल होता है, पर पत्तिका ने तो अंगारों पर चलना शुरू कर दिया। शायद यही वो पल था जिसे पत्तिका के अंदर बैठे हर डर को मिटा दिया और उसके अंदर नई हिम्मत और हौसले का संचार होने लगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे भी पल आ जाते हैं जो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। साथ पत्तिका के लिए वही पल या घटनाएं। पत्तिका के पैरों से खून निकलने लगा, पर चाहते हो अंगारों ने तो पत्तिका के खून को भी जला दिया। पत्तिका ने बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ती रही। उसके पैर का हड्डी तक चलने लगा, पर अब पत्तिका को नदी के अंदर उतरना था। पर पत्तिका लड़खड़ा कर गिर पड़ी और गुड़कते हुए पानी के अंदर चलेगी। उसके सर और हाथों खून निकलने लगा, पर पत्तिका पानी के अंदर उठने की कोशिश किया। बहुत बार कोशिश करने के बाद पत्तिका उठने में सफल हो गई, पर उसकी हालत तो अधमरी जैसी हो गई थी। पत्तिका के उठते ही उसके पास एक पानी में कुछ हलचल हुए और वहां से एक सुनहरे रंग का एक दिव्य कमल बाहर आया। पत्तिका उसे लेकर जैसे ही नदी के बाहर आई वो वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सूरज और पंडित जी ने दोनों पत्तिका के पास आए। पंडित जी ने दिव्य कमल लिया और सूरज से कहा, इस लड़के को मंदिर में लेकर जाओ। सूरज बोलता, जी पंडित जी। सूरज ने पत्तिका को उठाया और उसे मंदिर के अंदर ले गया। पंडित जी बोलने लगते, इसे यहाँ लेटा दो। सूरज बोलना, ठीक है पंडित जी। राजेश बोलने लगता, पत्तिका को क्या हुआ? सूरज बोलना, पता नहीं, दिव्य कमल पर जब बाहर लेकर आए तभी वही गिर पड़ी। पंडित जी ने उस कमल को पीस कर उसका रस निकाल लिया और उस कमल का लेप बना दिया और वो लेप पत्तिका के हर चले हुए जगह पर लगा दिया और उस कमल से निकाला गया रस थोड़ा सा पिला दिया और बाकी रस गंगा जल में मिला दिया। उसके बाद पंडित जी बोलने तो वो लड़की का उपचार मैंने कर दिया। 6 से 7 घंटों में वो होश में आ जाएगा और ये लो रहा वो जल जिसके लिए तुम लोग आए हुए थे। राजेश ने वो दिव्य जल ले लिया। उसके बाद राजेश बोलने लगता, धन्यवाद पंडित जी, अब हम चलते हैं। सूरज तुम पत्तिका को लेकर आ जाओ। सूरज बोलने लगता, ठीक है। सूरज ने पत्तिका को उठा और मंदिर के नीचे गाड़ी के पास चला गया। प्रधान जी बोलने लगते, क्या हुआ? राजेश बोलने लगता, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। पंडित जी ने पत्तिका का इलाज कर दिया और वो बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। सूरज बोलने लगता, अब हमें चलना चाहिए, हमें जल्दी पहुंचना भी है। वो लोग गाड़ी में बैठकर प्रधान जी के गांव की तरफ निकल गए। दोस्तों, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे हम भूलना तो चाहते हैं पर चाह कर भूल नहीं पाते। क्या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है? कमेंट करो जरूर। चलिए अगली कहानी की तरफ चलते हैं। ये लोग शाम को प्रधान जी के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद प्रीति बोलती है, पापा क्या हुआ? प्रधान जी बोलते हैं, हम जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हो गया, पर इस काम में पत्तिका को अपने जान पर खेलना पड़ा, पर शुक्र है ईश्वर का पत्तिका बच गई। सूरज बोलने लगता, पत्तिका होश में आ गई है? पत्तिका, क्या हम वापस आ गए? राजेश मांगता, हम वापस आ गए और हमें पत्र जल भी मिल चुका है। प्रधान जी बोलने लगता, पर हमें एक काम करना बाकी है, मेरे दोस्त के बताए जगह पर जाकर सारे रहस्य के बारे में पता करना होगा। प्रीति बोलता, अभी तो रात होने वाली है तो अभी जाना तो खतरनाक होगा, अब जो भी करना कल कीजिएगा। सूरज बोलता, प्रीतम कहाँ है? प्रीति बोलती, वो कहीं बाहर गई है, बोले कि रात से पहले वापस आ जाएंगे। तभी प्रीतम वहाँ आता है। उसके बाद प्रीतम बोलेगा, तो आप लोग आ गए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। सूरज बोलता, क्यों आप हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? प्रीतम बोलता, मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चला। राजेश बोलता, क्या बात पता चला प्रीतम बोलने लगता है, मुझे आपको दोस्त का घड़ी और ये गले की चेन मिला। पर पत्तिका बोलने लगता, ये तुम्हें कहाँ मिला? प्रीतम बोलता, इस गाँव में एक बड़ा सा पेड़ है मुझे। सूरज बोलने लगता, ये तुम्हें उस पेड़ के पास मिला है और उसी पेड़ के बगल में राधा और रंजन के घर भी है, हो सकता है कि राजू अभी भी वहाँ हो। प्रधान जी बोलने लगता, हाँ शायद हो सकता, पर हम वहाँ अब कल ही जा सकते, अभी बहुत ज्यादा खतरा है बाहर। राजेश का ठीक है, अब वहाँ कल ही जाएंगे, अभी तो और भी रहस्य से भरा है ये कहानी और अभी तो शुरुआत ही है। अगले सुबह जब 9 बजे राजेश बोलने लगते, चलो अब हम चलते हैं। पत्तिका बोल लगती, मैं भी जाऊंगा तुम लोगों के साथ। सूरज बोलता, नहीं तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम नहीं जाओगे, तुम आराम करोगे। प्रीतम बोलता, क्यों मैं भी चल सकता हूँ? सूरज बोलता, तुम हमारे साथ चलोगे? ठीक है चलो। उसके बाद प्रधान जी ने राजेश, सूरज, प्रीतम सब गाड़ी में बैठ कर निकल गए। कुछ देर बाद वहाँ पहुंचे। उसके बाद राजेश बोलने लगे, तो ये हुआ घर। सूरज बिना समय गवाए छानबीन करना चाहा। प्रीतम, मैं कह रहा था कि मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। सूरज मनक, तो वो तो मुझे मालूम था, तुम यहीं रहो, अंदर चलते हैं। तीनों घर के अंदर गए और प्रीतम बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था और उधर अघोरी भाषा चंद्र वो वक्त आ गया, अब इन आत्मा को मुक्ति जरूर मिल जाएगी। आदित्य बोलने लगता, वो तो ठीक है बाबा, पर आहा हमारा भाषा चंद्र क्या कह लो। अघोरी बोलने लगता, तुम इतने तरह के भाषा बोलते हो इसलिए मैंने तुम्हें भाषा चंद्र कहा। राजेश बोलने लगता, पूरा घर तलाश करो, कहीं कुछ ना तो कुछ मिलेगा। ये सूरज, तुम उस कमरे में जाओ। प्रधान जी, अब इस कमरे में जाइए, मैं सामने जाता हूँ, किसी को कुछ भी मिले तो वो सीधा यहाँ लेकर आएगा। दोनों बोलते हैं ठीक है। और इधर पत्तिका बोलने लगते, हम घर से क्या करने निकले था और अब हम कहाँ फंस गए। प्रीति बोलते, तुम चिंता मत करो पत्तिका, ईश्वर ने चाहा तो तुम लोग जल्दी इस मुसीबत से निकल जाओगे। पत्तिका बोलने लगते, मैंने भी अब इसी का इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी सब ठीक हो जाए और हम अपने घर सुरक्षित चले। और उधर प्रधान जी बोलने लगते, सूरज, राजेश यहाँ आओ, मुझे कुछ मिला है। दोनों प्रधान जी के पास आते हैं। उसके बाद सूरज बोलने लगता, क्या मिला प्रधान जी? प्रधान जी बोलते,
लगता है मुझे ये छोटे बच्चे का कपड़ा और ये फोटो मिला है। राजेश बोलने लगता मुझे लगता है कि ये फोटो रंजन की है और ये शायद रंजन की पत्नी राधा की। सूरज बोलने लगता पर रंजन का चेहरा बिल्कुल राजू से मिलता है। तभी बाहर से प्रीतम की चिल्लाने की आवाज आती है। प्रीतम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तीनों दौड़कर प्रीतम के पास आते हैं। उसके बाद सूरज बोलता क्या हुआ प्रीतम, और तुम गाड़ी में बैठे थे ना, ये तो पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? प्रीतम बोल लगता है मैं तो 1 नंबर के लिए इस पेड़ के पीछे आया था। 1 नंबर बोलते पेशाब करने के लिए, तो मैंने इस पेड़ के पीछे एक लाश देखा। राजेश बोल लगता लाश इस पेड़ के पीछे? तीनों पेड़ के पीछे जाकर देखते हैं। सूरज बोल लगता ये तो राजू है, यहाँ कैसे आया? ये तो रात में ही गायब हो गया था ना। राजेश बोलने लगता पहले हम एक काम करते हैं, मुझे ये डायरी मिल गया, पहले हम ये डायरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे क्या करना है ये सोचते हैं। प्रधान जी बोलने लगता ठीक। प्रधान जी बोलने लगता ठीक कहा राजेश। प्रीतम बोल लगता मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूँ। सूरज बोलता उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो, नहीं तो फिर कुछ देखकर चिल्लाओगे और फिर भागते हुए हमें तुम्हारे पास आना होगा, इसलिए तुम यहीं बैठो। प्रीतम बोलता ठीक है। तो प्रधान जी बोलने लगता तुम डायरी पढ़ना शुरू करो राजेश। राजेश बोलने लगता वैसे तो इस डायरी में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, पर 16/7/2010 को कुछ लिखा है। राजेश बोलता आज का दिन हर रोज की तरह तो नहीं गया, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत बुरा घटना घटा है। हर रोज की तरह हल के लिए खेत की ओर मैं जा रहा था, पर जब मैं खेत पहुंचा तो मुझे अजीब देखने को मिला। कुछ लोग मेरे खेत में खुदाई कर रहे थे। मैंने उनमें से एक से पूछा कि भाई बिना पूछे मेरे खेत में खुदाई क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमें यह खुदाई करने के लिए कहा गया, आप मैनेजर साहब से पूछिए। मैं मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि आप अपने घर का पता दे दीजिए, कल सुबह आपके घर पर एक गाड़ी आएगी जो आपके हमारे मालिक के पास लेकर जाएगी। आप वहीं जाकर हमारे मालिक से बात कीजिएगा। मैं झगड़ा लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं वापस घर आ गया और जब राधा ने मुझे पूछा तो मैंने सारी बातें बताई। फिर अगले दिन जैसे उस आदमी ने कहा वैसे एक गाड़ी मेरे घर के आगे आकर रुकी। आप मैनेजर साहब से पूछे। मैं मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि आप अपने घर का पता दे दीजिए, कल सुबह आपके घर पर एक गाड़ी आएगी जो आपका हमारे मालिक के पास लेकर जाएगी। आप वहीं जाकर हमारे मालिक से बात कीजिएगा। मैं बिना कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहता था, इसलिए मैं वापस घर आ गया। और जब राधा ने मुझसे पूछा तो मैंने सारी बातें बताई। फिर अगले दिन जैसे उस आदमी ने कहा वैसे एक गाड़ी मेरे घर के आगे आकर रुकी और जब मैं जाने लगा तो राधा ने कहा राधा सुनिए, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप जल्दी आ जाइए ना। रंजन बोलता ठीक है राधा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सोनू बोलने लगता बाबू मेरे लिए चॉकलेट लाना नहीं भूलिएगा। रंजन बोलता ठीक है बेटा। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठकर चला गया। सूरज बोलने लगता राजेश रुक क्यों गया, आगे पढ़ो ना। राजेश बोलने लगता इसमें आगे कुछ नहीं लिखा है। प्रधान जी बोलने लगता राजेश पेज पलट कर देखो, शायद आगे कुछ लिखा होगा। उसके बाद राजेश ने पेज पलटने लगा। थोड़ा पेज पलटने के बाद उसे फिर से कुछ लिखा दिखाई दिया। राजेश बोलने लगता यहाँ कुछ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। मैं सोनू बाबू को उन परदेशियों के साथ गए पूरे 1 हफ्ते हो गए। मामी बाबू के याद में बीमार रहने लगे। मुझसे जितना हुआ मैंने बाबू का पता लगाने की कोशिश किया, पर मुझसे बाबू का पता नहीं चला। पूरे 2 महीने हो चुके थे और न जाने कैसे मम्मी को चक्कर आया और मम्मी मर गई। वैसे मैंने गाँव वाले से मदद मांगी और मामी का क्रियाक्रम पूरा किया। उसके बाद आज मैं अपने खेत जा रहा हूँ बाबू के बारे में पता करने के लिए। मैंने सुना कि हमारे खेत में एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। राजेश बोलने लगता बस इतना ही लिखा है इसमें। सूरज बोलने लगता शायद राजू का चेहरा रंजन से मिलता है, इसलिए शायद राधा की आत्मा राजू को यहाँ उठा कर ले आया। दोस्तों ये थी मौत का खेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आप इस कहानी को पूरी नहीं सुने तो आप एक पार्ट से सुन सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय, मिलते हैं किसी और कहानी में।